मित्रों, अपनी अब तक की लेक्चर सीरीज में इकोनॉमी का फर्स्ट पिलर बैंकिंग फाइनेंस खत्म, सेकंड पिलर बजट पब्लिक फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट खत्म, तीसरा पिलर बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल ट्रेड वो भी खत्म। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग फोर्थ पिलर दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। वहाँ पर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। उसके बाद नए इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 7 एंड 11 और अंत में जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये अलग अलग प्रकार के इंडेक्स और उनकी गिनती कैसे होती है और वहाँ पर नोटबंदी की क्या असर हुई, ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नीचे इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो कितनी बारिश होगी उस बारे में प्रिडिक्शन देता है। साल 2014 15 ड्रॉट ईयर्स, 16 नॉर्मल और 17 भी नॉर्मल ईयर रहेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में एक रेनफॉल टेबल दिया गया है। उस हिसाब से भारत में साउथ वेस्ट मानसून की सबसे ज़्यादा बारिश किधर होती है। नंबर 1 इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके बाद सेंट्रल इंडिया, उसके बाद साउथ पेनिनसुला एंड लास्टली नॉर्थ वेस्ट इंडिया। एनीवेज 2017 के बजट में किसानों के बारे में क्या बोला गया, एक तो जो लास्ट ईयर बोला था वही कैरी फॉरवर्ड किया कि इन लोगों की आमदनी साल 2022 तक डबल कर देंगे। एक तो नोटबंदी के बाद 60 डेज इंटरेस्ट वेवर, जिन किसानों ने गांव के अंदर जो होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या फिर ज़िले में जो होती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ से जिन्होंने कर्जा लिया था तो 60 दिनों की ब्याज माफी। ये दोनों ही लेवल के बीच में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फिट करने के लिए नाबार्ड को पैसे दिए गए। वो क्यों दिए गए मैं आगे आपको पढ़ा चुका हूँ, लिंक पे देख लेना। इसके अलावा नाबार्ड को लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड, माइक्रो इरीगेशन फंड, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ढेर सारे पैसे दिए गए। एग्रीकल्चर लोन का टारगेट रखा गया 10 लाख करोड़। अब इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार अपने तिजोरी में से इतना पैसा लोन में घुमाएगी, तो सोचो फिर तो फिजिकल डेफिसिट कितनी होगी। नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंकों को बुलाया जाएगा कि ग्राहकों से जो पैसा आ रहा है डिपॉजिट में वहाँ से आप घुमाइए, और फिर भी अगर कम पड़े तो नाबार्ड वाले रीफाइनेंस की सुविधा देंगे। उस प्रकार से किसानों को साल 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ उधारी में दिए जाएंगे। उस उधारी पे मिलने वाला इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वो सरकार खुद की तिजोरी से निकालेगी। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यू नो कि एग्रीकल्चर लोन में 3 लाख तक का लोन 60% ब्याज पे मिलेगा। किसान नियमित रूप से ब्याज मुद्दल का पैसा देगा तो केंद्र सरकार अपनी जेब से 3% ब्याज उसका भरेगी एंड लाइक दैट इफेक्टिवली ही विल गेट इट फॉर द 4%। तो ये पूरी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एक प्रकार से 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नए बजट में इसके लिए 15,000 करोड़ अलॉट किए गए। उसी प्रकार फर्टिलाइजर सब्सिडी 70,000 करोड़ लास्ट ईयर जितना ही दिया। अब ये 70,000 करोड़ का ज़्यादातर माल जाएगा यूरिया सब्सिडी में और सेकंड रैंक में आएगा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज, जहाँ पर ये फॉस्फोरस, पोटाशियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मित्रों, मैंने आपको आगे पढ़ाया था कि देयर आर 28 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके अंदर 22 कोर स्कीम है। मतलब सेंटर स्टेट का कॉस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, 60-40 फॉर द ऑर्डिनरी स्टेट्स एंड 90-10 फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो ऐसी 22 कोर स्कीम के अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन कौन सी है, एक तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर ब्लू रेवोल्यूशन फॉर फिशरीज, फिर व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क एनिमल के लिए। वहाँ पर पशु संजीवनी योजना के अंतर्गत सभी मिल्क एनिमल, काउस, बफेलो, उनको यूआईडी वाले हेल्थ कार्ड और वेटरनरी केयर दी जाएगी। और 7वें नंबर की कोर स्कीम है ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखता है। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक प्रकार की अम्ब्रेला स्कीम और उसके नीचे तो दर्जनों और स्कीम छोटी छोटी हैं। इन सबके सेलियंट फीचर करने गए तो अपनी तो प्रीलिम भी खत्म हो जाएगी, पर ये खत्म नहीं होगा। लेट अस ओनली फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में 4% ग्रोथ रेट लाएंगे। एक कृषोन्नति योजना है कि 5% ग्रोथ रेट लाएंगे हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है कि सीरियल एंड पल्स प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि खासकर पल्स का इंपोर्ट हम लोग कम कर सके। और फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, उसके भी कंपोनेंट एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का कवर बढ़ाएंगे, सबको सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना। ये सब कुछ करके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बनाया किसान ने, उसको बेचने के लिए क्या, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम और इलेक्ट्रॉनिकली एक वेबसाइट बनाई, तो ई नाम। एक प्रकार से आप विजुलाइज करिए अमेजोन का मार्केट प्लेस मॉडल है, मतलब किसान अपना सीधा वहाँ पर चीज़ बेच सकता है। साल 2017 के बजट में बोला गया कि ये ई नाम का बैकएंड में अलग अलग मंडियों से और ज़्यादा टाइप कराएंगे। आप समझिए, अमेजोन पे जो माल किसी व्यापारी ने बेच दिया तो वो खुद कुरियर से पार्सल करके ग्राहक को भिजवाएगा। यहाँ किसान ने जो माल बेचा वो कुरियर करके ग्राहक को नहीं देगा, ही विल डिलीवर इट टू दी एपीएमसी मंडी और वहाँ पर ये नाम सेंटर होगा और वहाँ से पैकेजिंग होके जाएगा। तो इस प्रकार से ये ई नाम पोर्टल का और मंडियों के साथ और नेटवर्क बनाएंगे।
एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो वहाँ हर एक राज्य ने कानून बनाया है कि किसान सबसे पहली बार जब कृषि उपज बेचने जाए देन ही मस्ट गो टू द एपीएमसी मंडी। परंतु अगर किसान सीधा ही एक किसान केचप को या फिर वॉलमार्ट को अपने फ्रूट वेजिटेबल्स बेचना चाहे तो उसकी मदद के लिए एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ केंद्र सरकार बनाकर राज्यों को देगी कि आप अडॉप्ट करो। मित्रों, इसके अलावा एग्रीकल्चर की थियरी, कंटेम्पररी इशू, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो, माइक्रो इरीगेशन, अल नीनो, वो सब कुछ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो आप ये वाले प्ले लिस्ट पर जाइएगा, आपको 164 में वो सब मिल जाएगा। और मेंस 2016 में मैंने ये जीएम मस्टर्ड वाला मुद्दा भी पढ़ा दिया था, तो वो एनवायरनमेंट प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी अलग अलग लेक्चर सीरीज़, तो ये BS 16 में से बहुत सारी चीज़ें मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाला था, तो ये एग्रीकल्चर ऐसा ही एक मुद्दा है। तो 3-4 स्लाइड में जो मुझे नया काम का लगा वो मैंने पढ़ा दिया, बाकी सारी चीज़ें बैकएंड में ये सेल्फ स्टडी में आप देख लेना। हाउएवर, जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है या फिर जीडीपी, इन्फ्लेशन की गिनती और उसके ऊपर नोटबंदी की असर, तो वो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, तो वो पूरा ही मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई। 56 में और अपडेट किया गया और बोला कि स्टेट मस्ट कंट्रोल द कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी। तो प्रश्न होता है ये हाइट्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? लेनिन ने कहा कि स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेलवेज, दीज आर द कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी, और उसके ऊपर सरकार ने खुद नियंत्रण करना चाहिए ताकि इन जगहों पर अगर सरकारी कंपनियां होगी तो पूरे देश की विकास की गति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बस 56 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में भी यही बात करी गई। आगे चल के 56 to 61 का सेकंड 5 ईयर प्लान, वहाँ पर ये स्टैटिस्टिशियन महालानोबिस ने भी यही सारी सिफारिशें करी एंड लाइक दैट वी कंटिन्यूड। ये 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया। फर्स्ट कैटेगरी ए, ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर केवल सरकारी कंपनियां ही होंगी, जैसे रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस वगैरह। देन ग्रुप बी या सेकंड कैटेगरी, जहाँ पर सरकारी कंपनियां होंगी और बैकएंड में प्राइवेट सेक्टर उसको मदद करेगा, सप्लीमेंट करेगा, जैसे ड्रग्स, डाई, प्लास्टिक वगैरह। एंड थर्ड कैटेगरी कि बाकी सारी उद्योग के ऐसे ऐसे सेक्टर जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर खुद की कंपनी वगैरह लगा सके, रिस्ट वॉच बनानी है, शूज़ बनाने हैं, जीन्स बनाने एंड सो ऑन। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर को भी मन मर्जी जिस चीज़ का उत्पादन करना है, जिस राज्य में करना है, उसकी छूट दी जाएगी। देन इट में हैपन कि सारी कंपनियां केवल ये महाराष्ट्र और गुजरात में ही लगे, तो फिर रीजनल बैलेंस, रीजनल डेवलपमेंट कैसे होगा? इसलिए सरकार एक लाइसेंस सिस्टम लेके आई कि उद्योगपति ने कारखाना लगाने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए सारे उद्योग गुजरात के अंदर सैचुरेट हो चुका है टेक्सटाइल बिजनेस, देन गवर्नमेंट कैन आस्क देम टू सेट अप फैक्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। साथ ही साथ आपको लाइसेंस में कोटा दिया जाएगा। मान लीजिए आपको रिस्ट वॉच बनाने की फैक्ट्री खोलने का लाइसेंस मिला, तो वहाँ पर भी कोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि 1 लाख घड़ियाँ ही आप बना सकते हैं। फिर उससे ज़्यादा आपने प्रोडक्शन करना है, देन अगेन यू हैव टू सीक परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, और उनको ठीक लगे कि ये इकोनॉमी के लिए, देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए अच्छा है, देन दे विल अलाउ यू टू प्रोड्यूस मोर। तो ये लाइसेंस लेने के लिए मंत्रियों को पैसा खिलाना पड़ता था, मतलब सूटकेस राज। और ये आप कोटा से ज़्यादा तो उत्पादन नहीं कर रहे, ये देखने के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर चेकिंग में आते थे, तो उनको चाय पानी और खुश करने के लिए तो इंस्पेक्टर राज, ये लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज की समस्या आ गई। 1955 में दत्तात्रेय गोपाल कार्वे कमेटी बनी, जिसने ऑब्जर्व किया कि ये रीजनल इक्वालिटी के लिए आपने लाइसेंस सिस्टम किया वो बराबर, बट व्हाट अबाउट रूरल डेवलपमेंट? अगर ये रतन टाटा भी आचार, अगरबत्ती, अलमारी ऐसे सब चीज़ों में भी अपनी फैक्ट्री लगा देंगे, तो बैकएंड में ये गृह उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग सब नष्ट हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज अ कॉर्पोरेट कंपनी, तो उसका तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एकदम सस्ते में उत्पादन कर सकता है। तो कुछ सेक्टर्स जैसे स्टेट के लिए रिजर्व हैं, जैसे रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, उसी प्रकार कुछ सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी रिजर्व होने चाहिए। खैर आगे वो स्लाइड में आ रहा है। मित्रों, किसी भी देश की इकोनॉमिक सिस्टम में 3 प्रश्न होते हैं: क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, और कितना उत्पादन करना है। जब ये तीनों निर्णय बाजार शक्ति या मार्केट फोर्सेस ले तो हम कहेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। जब राज्य खुद ये निर्णय ले, देन वी विल से कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है। एनसीईआरटी का कहना है कि नेहरूवियन इंडिया एक प्रकार से सोशलिस्ट सिस्टम था, जहां पर पब्लिक सेक्टर मजबूत था, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति थी। आज की तारीख में तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, कि जहां पर सरकार भी निर्णय लेती है और बाजार शक्तियां भी निर्णय लेती है। 100% कैपिटलिस्ट या 100% सोशलिस्ट तो कोई नहीं है।
खैर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब सभी उत्पादन के संसाधन के ऊपर राज्य का हक होगा, स्टेट ओन्स एवरीथिंग, और वहाँ आपको कितना पगार मिलेगा इट डिपेंड्स ऑन योर डीड्स वर्क, कितना काम किया उस हिसाब से कम ज़्यादा पगार मिलेगा, दैट इज सोशलिज्म। पर मान लीजिए सभी संसाधनों पर मालिकी कामदार की खुद की हो और आपको कितना पगार मिलेगा वो आपके काम के हिसाब से नहीं बट बेस्ड ऑन योर नीड्स। अब सबकी नीड्स एक समान होती है कि खाना चाहिए, चप्पल चाहिए, जूते चाहिए, शर्ट चाहिए, तो हर एक को एक समान रिवॉर्ड फिर दिया जाए। इफ समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग तो आप बोलेंगे कम्युनिज्म है। तो पहले सोशलिज्म और उसकी मदद से लोगों की मानसिकता बदले, फिर आगे चल के नेक्स्ट स्टेज विल बी कम्युनिज्म, ये सब चलता है। आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, एनसीईआरटी क्लास 11 के अंदर दिया है। और भी ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मेंस खत्म होने के बाद ये जॉर्ज ऑरवेल की 2 नॉवेल्स पढ़ लेना, 1984 एंड एनिमल फार्म। एनीवेज हमारे लिए तो अभी काम का ये है 48 में श्यामा प्रसाद की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर 56 का रेजोल्यूशन, और क्योंकि उसमें ये लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज की समस्या थी एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। 1991 के पहले भी भारत में क्राइसिस तो आई थी और उस वक्त भी हमने IMF से उधारी में पैसा लिया था, बट 1991 वाली एकदम खराब क्राइसिस थी जिसके चलते फिर हमने ये LPG रिफॉर्म्स लेने पड़े। ये पूरा मुद्दा क्या था, वहाँ पर नरसिम्हा राव का क्या महत्व रहा, वो सारी चीज़ें मुख्य परीक्षा के लिए काम की हैं, तो बाद में ये लिंक पे देख लेना। खैर BOP क्राइसिस, उसके बाद LPG रिफॉर्म जिसके अंतर्गत ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 जहाँ पर FDI को रिलैक्स किया गया, सरकारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि और प्रोफेशनली काम हो सके। लाइसेंस वाली रिजीम को थोड़ा और रिलैक्स किया गया। केवल 3 क्षेत्र ऐसे बोले गए कि जहाँ प्राइवेट कंपनी नहीं आ सकती। फर्स्ट वॉज एटॉमिक एनर्जी, सेकंड एटॉमिक मिनरल्स एंड थर्ड रेल ट्रांसपोर्ट। इन अदर वर्ड्स रेल ट्रांसपोर्ट में एक भारत सरकार की रेलवे होगी, फिर मुकेश अंबानी की दूसरे रेलवे नहीं चलेगी। हावेवर इन द ईयर 2014 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेट्रो के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दी गई, मतलब वहाँ मुकेश अंबानी चाहे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे कुछ कर सकते हैं। बट रेल ट्रांसपोर्ट एज सच तो वहाँ पर भारत की एक ही रेलवे होगी, मुकेश अंबानी की अलग रेलवे नहीं हो सकती। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे जहाँ प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा, अल्कोहल, टोबैको, सिगार, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, हैजार्डस केमिकल्स, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व हो ऐसे क्षेत्र में कोई बड़ी कंपनी आना चाहती है तो उसको। तो ये सभी के लिए आपने सबसे पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, उसके अंदर एक सेक्रेटेरियल ऑफ इंडस्ट्रियल असिस्टेंट सिया, वो सिया से जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद ये आप प्राइवेट कंपनी उसका उत्पादन कर सकती है। एक प्रकार से ये हुआ विन डायग्राम। आप सोचिए कि इसके बाद जो भी चीज़ होगी वहाँ पर लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग, ये चश्मा बनाना है, ऐसी कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओनली यू हैव टू फाइल वन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम इन द कॉमर्स मिनिस्ट्री DIPP। और ये पूरी सिस्टम भी 2014 से 24/7 ऑनलाइन कर दी गई ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। मित्रों, हैजार्डस केमिकल कौन कौन से? हाइड्रोसाइनिक एसिड, फॉस्जिन एंड कार्बन्स आइसोसाइनेट, जैसे कि मिथाइल आइसोसाइनेट जिसके कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जरा समझते हैं। आप याद करो, दत्तात्रेय कार्वे कमेटी ने बोला कि अगर अचार, अलमारी, अगरबत्ती ऐसे छोटे उद्योगों में भी मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा की फैक्ट्री खुल गई तो ये लघु उद्योग उसके सामने प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ ऐसे क्षेत्र रखे गए विच आर रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वहाँ पर कोई बड़ा आदमी 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी खोलना चाहता है, देन ही हैज़ टू टेक अ लाइसेंस। और वहाँ पर भी शर्त की जाएगी कि जितना बना है उसका 50% एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। फिर साल 2006 में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का विकास के लिए कानून बनाया गया और ये MSME इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन द प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और प्लांट मशीनरी के अंदर 25 लाख तक का निवेश आपने किया है तो यू आर अ माइक्रो एंटरप्राइज। उसके ऊपर होता है स्मॉल एंटरप्राइज, उससे ज़्यादा होगा तो मीडियम एंटरप्राइज। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये स्लैब, सर्विस सेक्टर में थोड़े अलग हैं। भारत के अंदर ज़्यादातर MSME वाली इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में रजिस्टर हुई है। और यहाँ पर दोनों ही जगह पे जो माइक्रो यूनिट हैं उनकी मदद के लिए मुद्रा बैंक द्वारा रीफाइनेंस और सारी सुविधाएं जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, ये हुई MSME इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या? घर के ही सदस्य आपस में मिलकर कुछ बनाते हैं, उसमें कोई मशीनरी नहीं, हाथ से ही बनाया जाता है, एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेग्लिजिबल, देन इट इज कॉटेज इंडस्ट्री।
तो फिर विलेज इंडस्ट्री क्या, सेंसस के हिसाब से विलेज में बनाई हो, मतलब 10,000 से कम आबादी वाले प्रदेश में आपने बनाया है और प्रत्येक वर्कर के सामने 15,000 से कम इन्वेस्टमेंट हुआ है, दैट इज विलेज इंडस्ट्री। अब ये सभी कॉटेज, विलेज, एमएसएमई इंडस्ट्री, ये बनाने से क्या लाभ है आपको? एक तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर होगा तो एक्साइज ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। 10 लाख से कम का टर्नओवर है, सर्विस वाला काम करते हो तो सर्विस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और अब तो खैर एक्साइज सर्विस खत्म, जीएसटी आया, तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख तक का है तो कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। इन द ऑर्डिनरी स्टेट एंड स्पेशल कैटेगरी में वो सीलिंग है 10 लाख तक की। अर्थात ये सब छोटे लघु उद्योगों को एक तो टैक्स नहीं भरना पड़ता। लघु उद्योग होने के और क्या क्या फायदे हैं? लोन लेने गए तो कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, आरबीआई की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम है, सिडबी का एससीडीएफ फंड है, एक मुद्रा बैंक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इनोवेशन के लिए एम, सेतु, इंस्पायर ऐसी स्कीम है। मित्रों ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वापस ये सेलिएंट फीचर बताऊंगा नहीं, वो अलग अलग लिंक में आप देख लेना। इसके अलावा पुराने ज़माने से चली आ रही प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, खादी बोर्ड, कोर बोर्ड, उद्यमी मित्र योजना वगैरह वगैरह, बट उन सबके सेलिएंट फीचर में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि फिर वो उतना याद रहेगा नहीं, कोई खास सवाल निकलते नहीं है, तो छोड़ो उसे। ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलते हैं? फैक्ट्री एक्ट, शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, बीड़ी सिगरेट एक्ट, इस किसी भी एक्ट के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर कि आप एक सरकारी कंपनी है या कोऑपरेटिव है, देन यू आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। और ये विन डायग्राम के बाहर हो देन यू आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वहां के वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले इसलिए 2008 में कानून बनाया गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझ लिया। भारत के अंदर ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो फिर इनफॉर्मल जॉब क्या होता है? जब मालिक और मजदूर के बीच कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट न हो और फिर भी व्यक्ति काम कर रहा हो, दैट इज इनफॉर्मल जॉब। तो वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हो सकती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर के अंदर ये कचरा और झाड़ू लगाने वाले आदमी, या फिर कोई कमर्शियल बैंक, उसने सिक्योरिटी एजेंसी को काम दिया है बट बैकएंड में वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही गार्ड के रूप में बिठा देते हैं। दैट इज ऑल इनफॉर्मल जॉब्स। इनफॉर्मल जॉब्स आप कर रहे हैं देन यू आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द ट्रेडिशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक ईपीएफओ, ईएसआईसी वगैरह, बट वहां पर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर वाला तो योजना आपको है ही। खैर ये नए बजट में क्या बोला गया? ऑर्गेनाइज सेक्टर में रजिस्टर्ड कंपनी का 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उनके ऊपर मुनाफे पे लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स वो कम करते 25% कर दिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वहां पर 2 करोड़ से कम टर्नओवर वाली जो भी अनऑर्गेनाइज यूनिट है उनके ऊपर लगता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑन देयर प्रिज्यूम प्रॉफिट्स। तो अगर ये यूनिट ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनका मुनाफा कम हुआ है ऐसा माना जाएगा और उस हिसाब से उन्होंने कम टैक्स भरना पड़ेगा। सो लाइक दैट दे आर इनकरेज टू अडॉप्ट द कैशलेस ट्रांजैक्शन सिस्टम। वो बात भी मैं आगे डिजिटल पेमेंट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ये मैट क्रेडिट और स्टार्टअप के लिए प्रॉफिट लिंक डिडक्शन, ये सब प्रीलिम के लिए कोई खास काम का नहीं, तो छोड़ो इसे। अब तक हमने मित्रों पढ़ लिया एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फिर कॉटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग वगैरह सब कुछ। देन व्हाट इज दिस पब्लिक सेक्टर? कोई कमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हो रहा है और सरकार मालिक है। उसका एक टाइप होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसके अंदर सब कैटेगरी गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराया हो, जैसे ये सेल इंडिया वगैरह। यहाँ पर सीएजी खुद ऑडिट नहीं करता बट वो प्राइवेट ऑडिटर्स को इम्पैनल करेगा, वो जाके ऑडिट करेंगे एंड देन ही विल चेक द थिंग्स। दूसरा हिस्सा होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन, पार्लियामेंट ने किसी कानून से बनाया हो, जैसे एलआईसी एक्ट है, एसबीआई का एक्ट है, वहां पर सीएजी खुद जाके ऑडिट करता है। ये दोनों ही प्रकार की एंटिटीज को कलेक्टिवली हम बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं गिने जाते, अर्थात सरकारी कर्मचारी के जो सैलरी, सर्विस पे, कंडक्ट, डिसिप्लिन रूल्स, इलेक्शन ड्यूटी, वो सब इनको लागू नहीं पड़ता। उसके विपरीत अगर सरकार का कोई मंत्रालय या उसके नीचे का कोई डिपार्टमेंट खुद से ही कमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज, देन वी से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है और वहां पर तो सीएजी खुद ऑडिट करता है और वहां काम करने वाले लोग दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब ये गवर्नमेंट कंपनियों को जरा ज़्यादा विस्तार से पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसपीवी, जॉइंट वेंचर हो सकता है। उदाहरण से हम समझे, गुजरात राज्य सरकार, उसके नीचे एक कंपनी है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और उसके नीचे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जैसे उत्तर गुजरात वीज लिमिटेड, दक्षिण, मध्य, पश्चिम। तो ये चारों के ऊपर उनका मालिक या मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है? गुजरात ऊर्जा विकास वाले, मतलब ऊपर है वो होल्डिंग कंपनी और नीचे है वो उसकी सब्सिडियरी कंपनी। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा था गिफ्ट सिटी। ये गिफ्ट सिटी का कामकाज देखने के लिए
एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया, वो भी कंपनी लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन तो है, बट उसके मालिक कौन? एक तरफ है गुजरात अर्बन डेवलपमेंट वाले और दूसरी तरफ ILFS, और उसके बैक एंड में मालिक कौन है? सेंट्रल इंडिया बैंक, UTI, LIC वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग एंटिटीज साथ में आती हैं और एक नई कंपनी बनाती हैं कोई खास काम करने के लिए, दैट इज स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो फिर SBI क्या है? सबसे ऊपर तो SBI एक्ट 1955 के अंतर्गत एक पब्लिक कॉरपोरेशन है, उसके नीचे फिर SBI बैंक, तो बैंकिंग लिमिटेड, उसके नीचे 5 सब्सिडियरी थी जो का मर्ज हो गया। SBI लाइफ इंश्योरेंस की अलग से कंपनी है, वहाँ पर मालिक कौन? 74% SBI है और 26% एक BNP पारिबास कार्डिफ। तो ये दो एंटिटी ने मिलकर एक चीज़ बनाई, तो हम इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। उसी प्रकार SBI जनरल इंश्योरेंस, तो नीचे मालिक कौन है? SBI खुद, और 26% मालिकी है इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की। तो ये भी क्या दो एंटिटी ने मिलकर एक बनाया, तो हमने कहा जॉइंट वेंचर। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के नीचे एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, जो कि सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस को उनके इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के हिसाब से 4 शेड्यूल में बांटता है, ABCD। उस हिसाब से वहाँ पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स के सैलरी ग्रेड और कितना माल मिलेगा वो तय होता है। आगे चल के ये वाली पब्लिक एंटरप्राइजेस शुरुआत में कितना मुनाफा था, फिर कितना मुनाफा किया, उस हिसाब से उनको रत्न स्टेटस दिया जाता है। वहाँ पर भी ग्रेड रहते हैं कि महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1, 2। ये रत्न कैटेगरी में आने से लाभ क्या है? सरकारी कंपनी के ऊपर सरकारी मंत्रालयों की दखल होती है। अगर आपकी सरकारी कंपनी को कोई रत्न स्टेटस मिल गया, उस हिसाब से आपकी ऑटोनॉमी बढ़ेगी। मान लीजिए आप दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, विदेश में जाके कुछ ऑपरेशन करने हैं या फिर नए लोगों को भर्ती करना है, ये सभी कामों के लिए आपने हर बार छोटी छोटी चीज़ में मंत्रालय से जाके पूछना नहीं पड़ेगा। दैट विल बी दी ऑटोनॉमी। अब कौन से रत्न स्टेटस में कितनी कंपनियां आती हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के क्या नियम और किसको कितनी ऑटोनॉमी मिलती है, वो सब भी तैयार कर सकते हैं, बट दैट कॉस्ट बेनिफिट इज नॉट सो गुड, तो उसको छोड़ो। और एक चीज़ याद रखनी है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एनुअल पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे पार्लियामेंट में रखता है, परंतु वहाँ पर सरकारी बैंक और सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के परफॉर्मेंस के आंकड़े नहीं दिए जाते। बैकएंड में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देखता है। मित्रों, ये नए बजट में सरकारी कंपनियों के बारे में क्या बोला गया? एक तो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको फिजिकल डेफिसिट में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वापस नहीं जा रहा। ये भी बोला गया कि सरकारी कंपनियों में कंसोलिडेशन, मर्जर, एक्विजिशन से उनको एकीकृत किया जाए। खास करके सरकारी ऑयल गैस कंपनियों को मर्ज करके एक बड़ा ऑयल मेजर बनाएंगे, ताकि वो दूसरे प्राइवेट और विदेशी कंपनियों के सामने टक्कर ले सके। अब ये मर्जर कंसोलिडेशन की बात आई है तो ज़रा देख लेते हैं। 2007 में इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया के साथ मर्ज किया। फिर 2017 में 5 एसोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक को SBI के साथ मर्ज कर दिया गया। टेलीकॉम में 1986 में एक MTNL, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, जो कि दिल्ली और मुंबई में टेलीकॉम सर्विस देगा, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया में BSNL बनाया गया साल 2000 में। आगे चल के साल 2002 में तब के कम्युनिकेशन मिनिस्टर प्रमोद महाजन ने बोला कि इन दोनों को मर्ज कर दे, लेकिन वो मुद्दा आगे बढ़ा नहीं। साल 2017 में वापस न्यूज़पेपर में ये चर्चा हो रही थी कि मर्जर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई पक्का डिसीजन लिया नहीं है। एंड ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, गैस कंपनियां, उनको मर्ज करके एक ऑयल मेजर बनाएंगे, ऐसी बात 2017 के बजट में रखी गई। अब इन सभी के बैक एंड में कौन सा मंत्रालय काम देखता है, मैंने यहाँ पर लिखा है, घर पे आराम से पढ़ लेना। मित्रों, एग्रीकल्चर, MSME, अनऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल, पब्लिक सेक्टर, वो सब देख लिया। नाउ कॉर्पोरेट्स कंपनी, उसके ऊपर क्या लीगल फ्रेमवर्क है, कंपनीज एक्ट 2013, वो देख लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो MCA 21, INC 29, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन दैट कंपनी एक्ट वीडियो। तो ये सारी बात खत्म। अभी के लिए लीगल फ्रेमवर्क में बस देखना है फैक्ट्री लेबर रिफॉर्म्स। क्योंकि ये फैक्ट्री लेबर टॉपिक्स कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने 44 कानून बना दिए, राज्य सरकारों ने 150 से ज़्यादा कानून बना दिए, परंतु हर एक कानून के हिसाब से ये रजिस्टर मेंटेन करो, फिर एक अधिकारी आके चेक करेगा, राज्य का दूसरा अधिकारी आके चेक करेगा। सो दैट कंप्लायंस कॉस्ट, सबको चाय पानी कराना है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल नहीं था। नए बजट में कहा कि केंद्र सरकार अपने ये 44 एक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करके केवल 4 कोड में विभाजित कर देगी। जैसे कि एक होगा वेज कोड, तो बैकएंड में ये मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, बोनस, रिम्यूनरेशन, ये सारे कानून खत्म, उसके बदले केवल ये एक वेज कोड रहेगा। उसी प्रकार सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर का दूसरा कोड, सेफ्टी वर्किंग कंडीशन का तीसरा और इंडस्ट्रियल रिलेशन का चौथा, ताकि एज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, ज़्यादा रजिस्टर निभाने ना पड़े, ज़्यादा कंप्लायंस कॉस्ट ना हो।
खैर ये सब तो जब होगा तब होगा, अभी के लिए क्या है। फैक्ट्रियों के ऊपर लगता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अगर आप कुछ उत्पादन का काम कर रहे हैं और वहाँ पर यू आर यूजिंग पावर और 10 या उससे ज़्यादा कामदार हैं, देन इट इज़ अ फैक्ट्री। पावर यूज़ नहीं करते और 20 या उससे ज़्यादा कामदार हैं, देन इट इज़ अ फैक्ट्री। तो फिर फैक्ट्री की श्रेणी में आ गया तो मतलब अफसर आके चेक करेंगे कि वहाँ पर आपने कामदारों के लिए वाटर कूलर लगाया है कि नहीं, वॉशरूम है कि नहीं, आप बालकों से तो हैवी मशीन से ऑपरेट नहीं करा रहे, वर्किंग आवर्स कितने हैं, शनि रवि की छुट्टी है कि नहीं, एंड सो ऑन। फिर उनको अफसरों को राजी करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, कंप्लायंस कॉस्ट एंड एवरीथिंग। इसलिए एक नरेंद्र यादव कमेटी ने सिफारिश की, उस हिसाब से साल 2014 में एक बिल लाया गया कि ये व्याख्या को थोड़ा अप कर देते हैं कि 20 कामदार हो या 40 कामदार हो, ताकि एकदम छोटे यूनिट को ये सारे कंप्लायंस कॉस्ट ना रहे। लेकिन इस बाबत का बिल राज्यसभा में पेंडिंग है। 2014 के फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल में बातें कुछ इस तरह से थी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नाइट शिफ्ट के सेफ्टी प्रोविजन एंड सो ऑन, कामदारों के लिए और अमनेस्टी की इतने फैक्ट्री वर्कर्स काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से इतने वाटर कूलर होने चाहिए, इतने स्पीडून, इतने रेस्टरूम एंड सो ऑन। और फैक्ट्री मालिक ने सिर्फ ऑनलाइन जाके सेल्फ सर्टिफिकेशन कर देना था कि हाँ मैंने ये सारे प्रावधान किए हैं। हर एक फैक्ट्री पे जाके इंस्पेक्टर चेक नहीं करेगा तुमने किया है कि नहीं किया है। हाँ, रैंडम सरप्राइज विजिट होंगी, बट जो रेगुलरली आके चाय पानी देना पड़ता था, दैट सिस्टम विल बी स्टॉप। और छोटी छोटी बातों पे किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जैसे कि मालिक ने अगर कूलर नहीं लगाया तो जेल में नहीं, वो दंड के ही प्रावधान होंगे। तो इस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो और कामदार की सुरक्षा भी हो, उनको सुविधा भी मिले, इस प्रकार का ये बिल था, लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है। 2014 का बिल पेंडिंग है, लेकिन उसके अलावा भी फैक्ट्रीज एक्ट में सुधार के लिए 2016 में एक और बिल लेके आए। ये नए बिल को जरा समझते हैं। फैक्ट्री में मजदूर को मिनिमम वेजेस कितना मिलेगा और ओवर टाइम कराए तो कितना मिलेगा, वो सारी बाबत आती है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर। पर फैक्ट्री का मालिक एक मजदूर से कितना ओवर टाइम करा सकता है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, वो सारे नियम तय होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में। इसमें सुधार का ये 2016 का बिल ऐसा बोलता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को अनुमति है वो सीलिंग बढ़ाने कम करने की। पहले एक मजदूर से क्वार्टरली ओवर टाइम कितना करा सकते थे, 50 घंटे, उसको बढ़ा के अगर चाहे तो 100 घंटे तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार नोटिफाई कर सकती है। अगर वर्कलोड ज़्यादा हो तो 115 घंटे तक, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो 125 घंटे तक। मान लीजिए पाकिस्तान या चीन के साथ हमारी लड़ाई हो जाए और उस वक्त टैंक बनाने के लिए और हमको स्टील चाहिए, तो स्टील कंपनियों के ऊपर ओवर टाइम लिमिट बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में इन द ईयर 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बनाया गया। वहाँ पर लिखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट मालिक ने मजदूर को वेतन कॉइन और करेंसी में ही देना होगा। अगर मालिक चेक या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करना चाहता है तो पहले मजदूर से लिखित में उसने अप्रूवल लेना पड़ेगा। उस ज़माने में तो ये ज़रूरी था क्योंकि सभी का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ नहीं था, तो अगर मालिक सीधा चेक दे देता, बेचारा मजदूर किधर कौन से बैंक में जाके पैसा निकालेगा। उद्देश्य अच्छा था, पर आज की तारीख में हमारी ज़रूरत क्या है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना है। इसलिए साल 2017 में ये कानून में सुधार किया गया कि मालिक ने मजदूर से ऐसा कोई लिखित परमिशन नहीं लेना। अगर मालिक को खुद से ठीक लगे तो वो सीधा चेक या सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। सो दिस विल हेल्प इन मूविंग टुवर्ड्स अ लेस कैश इकोनॉमी। इसके अलावा अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार को लगे कि ये वाले उद्योग क्षेत्रों में तो कॉइन करेंसी नहीं, सीधा चेक या बैंक मार्फत ही पगार देना चाहिए, देन दे आर गिवन पावर्स टू नोटिफाइड कि ये वाले उद्योग में तो कंपलसरीली चेक और बैंक ट्रांसफर से ही पगार देना होगा, ताकि ब्लैक मनी से वर्कर एक्सप्लॉयटेशन की ऐसी कोई समस्या हो तो लड़ सके। वर्किंग वीमेन प्रेगनेंसी के दौरान आराम कर सके, इसलिए एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया 1961 में। साल 2017 में उसमें सुधार किए, तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। पुराने कानून में 12 हफ्तों की पेड लीव पगार के साथ छुट्टी मिलती थी। नए कानून में बोल दिया 26 वीक, पहले 2 बच्चों के लिए। 26 वीक अगर महिला ने खुद का बच्चा पैदा किया, बट मान लो एडॉप्शन या सरोगसी से किसी और से वो बच्चा लेके आती है, इन दैट केस शी विल गेट 12 वीक्स पेड लीव। और ये पगार वाली छुट्टियां केवल महिला को मिलती है, पति को नहीं। वो तो सेंट्रल सर्विस रूल का अलग है, डू नॉट मिक्स दिस टू थिंग्स। और क्या सुधार किए गए, 50 या उससे ज़्यादा कामदार हैं ऐसी फैक्ट्री कंपनियों के अंदर शिशु गृह अलग से बनाने होंगे, और महिला को कम से कम दिन में वो 4 बार अपने बच्चे को मिल सके उतनी छुट्टी देनी पड़ेगी। अगर मालिक और मजदूर दोनों राजी हों, इन दैट केस दैट वीमेन कैन ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम। और ये फैक्ट्री और कंपनी के मालिक ने
वहाँ काम कर रही महिलाओं को ये बताना होगा कि आपको नए कानून के अंतर्गत ये वाली सुविधाएं हम देने वाले हैं। अब ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 लागू किस पे होगा? केवल ऐसी फैक्ट्री, शॉप, माइंस जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू नहीं होता। मान लीजिए ये महिला ऐसे ही कोई ये कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम कर रही है, कहीं पर साफ सफाई का काम देख रही है, देन शी इज़ नॉट एलिजिबल। परंतु ऐसी महिला भी प्रेगनेंसी के दरमियान आराम कर सके तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में 6,000 रुपये और ऐसी अलग अलग स्कीम तो हैं, वो सारी HRD में हम पढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने एक मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट बिल 2016 बनाया। सेलिएंट फीचर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप फैक्ट्री टाइप का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे लेकिन 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो विजुलाइज करो शॉपिंग मॉल, कॉल सेंटर वगैरह, उनके ऊपर ये चीज़ लागू होगी। इन सबको बोला गया कि अगर आप चाहो तो पूरा साल 24/7 अपनी शॉप, कॉल सेंटर, दुकान, शॉपिंग मॉल चला सकते हो। IT सेक्टर को और फ्लेक्सिबिलिटी कि वर्किंग आवर्स उसके वो शिफ्ट इंटरनेशनल टाइम जोन के हिसाब से तय कर सके। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी, रेस्ट रूम, शिशु गृह और अलग अलग सुविधाएं देनी होगी। सभी कामदारों के लिए पेड लीव, अर्नेस्ट लीव वगैरह वगैरह। 2017 के बजट में जेटली ने बोला कि इस प्रकार का ये मॉडल शॉप एस्टैब्लिशमेंट बिल हमने हर एक राज्य को दिया है और उनको बोला है कि आप लोकल ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करके उसको लागू कर देना ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। मित्रों, इसके अलावा फैक्ट्री लेबर लॉ में क्या क्या समस्याएं हैं? EPFO एक प्रकार का रेगुलेटरी कोलेस्टेरोल है और उसके कारण फॉर्मल सेक्टर में फॉर्मल जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही। ये सारे मुद्दे क्या हैं, मुख्य परीक्षा के लिए काम के हैं, तो प्रीलिम के बाद आप ये वाले लिंक पे वो आराम से पढ़ लेना। तो इस प्रकार से ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हमने एग्रीकल्चर देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, फैक्ट्री लेबर लॉज देख लिए। आगे हम देखेंगे कि लोगों को स्किल देने के लिए करीब 1 दर्जन स्कीम कौन कौन सी चल रही हैं, एक मेक इन इंडिया और कुछ ईयरबुक टाइप के नए इनोवेशन, IPR प्रोटेक्शन के योजनाएं, और उसके बाद ये सर्वे का चैप्टर 7 एंड 11 और उसके बाद GDP।